आज जो हम लोग बात करेंगे, दो विषयों पर बात करेंगे। एक कि अगर किसी को इंस्टीट्यूट के माध्यम से लेजिस्लेचर ने कोई इंस्टीट्यूट पारित करके किसी काम को करने की जिम्मेदारी दी और वो उसी काम को कर रहा है जिस काम को करने की इंस्टीट्यूट ने उसे जिम्मेदारी दी है, क्या तब भी आकृति की विधि में कोई दायित्व तो ये उत्पन्न हो सकता है? यानी वो जो कुछ कर रहा है वो कानून द्वारा दी गई जिम्मेदारी इसके अंतर्गत कर रहा है। वो अपनी मर्जी से वैसा कर रहा हो ये नहीं है, कानून ने उसे विवश किया है इसलिए वो वैसा कर रहा है। क्या तब भी वो किन्हीं व्यक्तियों के प्रति आकृति की विधि में दायित्व के अधीन ये लाया जा सकता है? और यदि हां तो कब कब लाया जा सकता है? और आखिर इस दायित्व से बचाव ये कैसे कैसे हो सकता है? ये कब कब, ठीक है, व्यक्ति इस दायित्व से बचाव इसकी व्यवस्था ये कर सकता है? एक तो इस टॉपिक पर बात करेंगे और दूसरा योगदायी उपेक्षा। दो विषय हैं जिन पर बात करेंगे। तो पहले योगदायी उपेक्षा। जो योगदायी उपेक्षा है जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि क्या हो रहा है, योगदायी है, ऐसी उपेक्षा जिसने योगदान किया है। काय में? दुर्घटना में। दुर्घटना नो डाउट प्रतिवादी ने की है, लेकिन वादी योगदान उसका भी है, वो भी योगदायी उपेक्षा का दोषी है। वो अगर अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहा होता तो हो सकता दुर्घटना न हुई होती, लेकिन चूंकि वो भी अपनी दुर्घटना के, अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह था। प्रतिवादी तो था ही, प्रतिवादी ने तो उसके प्रति सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया ही, लेकिन निर्दोषवादी भी नहीं, उसने भी अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत न रहकर दुर्घटना के घटित होने में अपना योगदान किया है। और बस इसी फैक्ट सिचुएशन का नाम है आकृति की विधि में योगदायी उपेक्षा। यह है, इसी स्थिति को योगदायी उपेक्षा या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ऐसी नेग्लिजेंस जिसने कंट्रीब्यूशन ये किया है उस घटना में जिससे आकृति संबंधी दायित्व तो ये उत्पन्न हुआ है, इसी को योगदायी उपेक्षा कहा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि क्या योगदायी उपेक्षा का तर्क उन दशाओं में भी उपलब्ध है जब उपेक्षा के आधार पर कोई दुर्घटना ऐसी घटित हुई है जिसके लिए दंड विधि दांडिक दायित्व इसका अनुचिंतन करती है, जैसे कि पुरानी आईपीसी में 304 ए, 337, 338, ठीक है। इस प्रकार के अगर अपराध जो कि उपेक्षा जनित ये अगर किए जाए तो भी क्या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का तर्क दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दांडिक दायित्व तो जहां पर आएगा वहां योगदायी उपेक्षा का तर्क नहीं दिया जाता। क्यों? इसलिए कि योगदायी उपेक्षा यह सिद्धांत है अकृत्य विधि का, और अकृत्य विधि से जो दायित्व पैदा होता है वो दायित्व कैसा है? सिविल दायित्व। उसका प्रवर्तन हम सिविल विधियों के माध्यम से कराते हैं, इसलिए इसका कोई संबंध दांडिक दायित्व से नहीं है। योगदायी उपेक्षा का तर्क ये केवल तब दिया जाएगा
जब प्रश्न सिविल विधि के अंतर्गत अप्रत्यात्मक दायित्व से संबंधित हो, जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं, किसके? योगदायी उपेक्षा के। तो योगदायी उपेक्षा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने पर हमें दिखाई देता है कि ट्रॉट, इसका विकास जिस सामान्य विधि अर्थात इंग्लैंड के जिस कॉमन लॉ से हुआ, जो कि मुख्यतः इंग्लैंड की रूढ़ियों और प्रथाओं से मिलकर बना हुआ कानून था, जिसमें से अप्रत्यात्मक दायित्व का विकास हुआ है, उस कॉमन लॉ में अगर वादी योगदायी उपेक्षा का दोषी होता था तो प्रतिवादी दायित्व से मुक्ति यह पा जाता था। ऐतिहासिक तौर पर आज की स्थिति नहीं है ये। आज तो वादी की योगदायी उपेक्षा, इससे अगर कोई दुर्घटना कारित होगी तो प्रतिवादी के दायित्व का निर्धारण हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 जो इंग्लैंड में पारित हुआ उसी के मुताबिक इंग्लैंड में भी और उसी के मुताबिक हिंदुस्तान में भी हम वादी के दायित्व का निर्धारण करेंगे। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यह स्थिति रही हो, ऐसी स्थिति नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर जो बात रही है वो बात यह है कि अगर वादी योगदायी उपेक्षा का दोषी होता था तो प्रतिवादी सफलतापूर्वक अपने दायित्व से बच निकलता था। कॉमन लॉ कहता था कि चूंकि वादी भी योगदायी उपेक्षा का दोषी है, इसलिए प्रतिवादी दायित्व के अधीन नहीं आएगा, क्योंकि वादी भी अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह था। इसलिए अपकृत्य विधि, जो कि न्याय साम्य और शुद्ध अंतःकरण की विधि कही जाती है, उसमें प्रतिवादी को दायित्व से भारित करना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी जब सामान्य विधि में अप्रत्यात्मक दायित्व से संबंधित कोई प्रश्न विचार के लिए उन न्यायालयों के समक्ष आता था जो अप्रत्यात्मक दायित्व का प्रवर्तन करते थे इंग्लैंड में, तो उन मामलों में जिनमें प्रतिवादी इसी की लापरवाही केवल होती थी, उन मामलों में वादी सफलतापूर्वक प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर लेता था, और जिन मामलों में 100% गलती वादी की होती थी उन मामलों में वादी का मामला खारिज कर दिया जाता था। लेकिन साथ ही उन मामलों में भी जिनमें 100% तो वादी की गलती नहीं है, लेकिन वादी भी कुछ मात्रा में, ठीक है, प्रतिवादी के द्वारा घटित दुर्घटना में दोषी है, उन मामलों में भी वादी प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने में असफल और विफल यह हो जाता था। यह स्थिति बड़ी दुखद थी। वादी की अगर जरा सी भी गलती है तो वो क्या होता था, प्रतिवादी को दायित्व से मुक्त कर देती थी। अब वादी को गंभीर क्षति यह हुई है, चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से क्षति हुई या उसके किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है अपकृत्य से संबंधित दुर्घटना में, प्रतिवादी का दोष उस दुर्घटना को घटित करने में 80% है, 90% है, लेकिन वादी यह भी 10-5% दोषी है। लेकिन वादी का मामला निरस्त है और वो प्रतिकर की धनराशि से 100% वंचित कर दिया गया। यह स्थिति बड़ी दुखद और बड़ी अतार्किक और बड़ी अन्यायपूर्ण ये थी। न्यायालय चूंकि न्याय करने के लिए बने हैं। न्यायालय क्यों बने? न्यायालय के बनने का उद्देश्य, न्यायालय के जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? न्याय करना। वे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसी के लिए बने, और इन दशाओं में न्याय हुआ ये तो कही नहीं सकता। तब न्यायालयों ने क्या किया? एक नवीन सिद्धांत विकसित करना शुरू कर दिया अप्रत्यात्मक दायित्व के क्षेत्र में, और उन्होंने क्या कहा? अंतिम अवसर सिद्धांत।
लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल यह विकसित करना शुरू किया। और इस लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल में न्यायालय ने कहना शुरू किया कि प्रत्येक अप्रत्यय संबंधी दुर्घटना में अगर 100% प्रतिवादी की गलती, तब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। ठीक है, प्रतिवादी को दायित्व के अधीन किया जाएगा। उन मामलों में जहां 100% वादी की गलती है और दुर्घटना हुई, तो वादी का मामला खारिज। लेकिन जहां वादी योगदायी उपेक्षा का दोषी है, वहां भी हम वादी का मामला खारिज नहीं करेंगे अगर दुर्घटना बचाने का अंतिम अवसर यह प्रतिवादी के पास रहा है। इसी को अंतिम अवसर सिद्धांत ये कहा गया। न्यायालय ने क्या कहा कि उन मामलों में भाई 3 तरीके के मामले हो सकते हैं। एक वो मामला है जहां प्रतिवादी दुर्घटना के लिए 100% जिम्मेदार है, वहां तो कोई कठिनाई है ही नहीं, प्रतिवादी दायित्व के अधीन होगा। उन मामलों में जहां वादी 100% दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, वहां उठाकर वादी का मामला खारिज होगा, वहां भी कोई कठिनाई है ही नहीं। जो अन्याय हो रहा था वो तो वहां हो रहा, जहां वादी ये भी योगदायी या अंशदायी उपेक्षा इसका दोषी है और प्रतिवादी ये भी दोषी है। तब जो वादी 100% प्रतिकर की धनराशि से वंचित कर दिया जाता था, अन्याय तो इस दशा इससे पैदा हो रहा था। तो इसी क्षेत्र में, उन 2 मामलों में नहीं, इस क्षेत्र में अंतिम अवसर सिद्धांत ये न्यायालयों ने विकसित करना प्रारंभ कर दिया। और न्यायालयों ने कहा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल हम इसे लागू करेंगे। और लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल के साथ उन्होंने कंस्ट्रक्टिव लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल यह भी विकसित करना शुरू कर दिया। अर्थात उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रतिवादी अपनी ही गलती से इस दशा में आ जाएगा कि दुर्घटना रोकने का अंतिम अवसर उसी के पास आ गया, तो भी हम क्या करेंगे, हम प्रतिवादी को दायित्व के अधीन मानेंगे। यह अंतिम अवसर सिद्धांत उन्होंने विकसित करना शुरू किया। इसी सिद्धांत के सबसे पहले यह सिद्धांत विकसित कहां हुआ, समुद्री दुर्घटना के मामले में। जो अंतिम अवसर सिद्धांत का विकास हुआ, प्रथमता किस मामले में हुआ, समुद्री दुर्घटना के मामले में। ठीक है, आपका रेड स्टॉक एक जहाज, ठीक है, और एक MS वॉल्यूट ये जहाज, ठीक है, इन दोनों जहाजों में टक्कर हो गई। टक्कर का कारण क्या है? टक्कर का कारण यह था कि रेड स्टॉक इसने अपनी स्पीड बढ़ाई और MS वॉल्यूट ने अपनी दिशा ये परिवर्तित कर दी। लेकिन दिशा परिवर्तित पहले हुई और रेड स्टॉक इसने गति बाद में बढ़ाई। अगर ये गति न बढ़ाता तो टक्कर नहीं होती। यानी दुर्घटना बचाने का अंतिम अवसर किसके पास था, रेड स्टॉक के पास। दुर्घटना में जो मृत्यु हुई वो MS वॉल्यूट के चालक दल के 2 सदस्यों की और यात्रियों की, 1-2 यात्री इनकी मृत्यु। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैसेंजर कितने मरे ये हमें ध्यान में नहीं है और उसका कोई मूल्य भी नहीं, क्योंकि हमारा कानून पढ़ते समय लीगल प्रिंसिपल इस पर ध्यान होना चाहिए, तथ्यों पर नहीं। तथ्य तो बताए जाते हैं आपको कि किन तथ्यों में लीगल प्रिंसिपल ये विकसित हुआ है, सिर्फ इसको सामने रखने के लिए। तो लीगल प्रिंसिपल का महत्व है, तथ्यों का महत्व नहीं है। अब क्या हुआ है, अंतिम अवसर रेड स्टॉक के पास है, यह निर्धारित हुआ। दोनों जहाजों की टक्कर है, चालक दल के सदस्य और पैसेंजर, ये दोनों में से दोषी कोई हो
चाहे एमएस वैल्यूट हो और चाहे रेड स्टॉक हो, वे प्रतिकर के अधिकारी है, इतना तो तय है। उन्हें प्रतिकर प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने प्रतिकर के लिए मुकदमा ये दाखिल किया। अब सवाल यह है प्रतिकर किससे दिलाया जाए, एमएस वैल्यूट से या रेड स्टॉक से? तो न्यायालय ने कहा कि चूंकि दुर्घटना रोकने का अंतिम अवसर यह रेड स्टॉक को प्राप्त था, इसलिए रेड स्टॉक प्रतिकर का दायी होगा। अब आप कहेंगे कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि योगदायी उपेक्षा इस क्षेत्र में अंतिम अवसर सिद्धांत का विकास ये इस मुकदमे से हुआ, ये क्यों कह रहे हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वादी कौन है? चालक दल के सदस्य और पैसेंजर, उनकी तो कोई उपेक्षा नहीं है भाई, वो जहाज तो नहीं चला रहे थे। ये चलो चालक दल के सदस्य चला भी रहे हो, तो पैसेंजर तो नहीं चला रहे थे, तो वादी की योगदायी उपेक्षा ये बात ही कहां आई? इसलिए इस मुकदमे का योगदायी उपेक्षा इससे क्या संबंध, आपका यह प्रश्न हो सकता है। लेकिन उस समय एक और चीज योगदायी उपेक्षा में होती है, इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, अभ्यारोपित योगदायी उपेक्षा। इस शब्द पर बात करेंगे, अभ्यारोपित योगदायी उपेक्षा पर, लेकिन थोड़ा रुककर फिलहाल आप दिमाग में रख लेंगे कि एक चीज इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है, और उस समय ये इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं में प्रचलन में थी। आज की डेट पर जो इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, ये इसका तर्क केवल उन्हीं मामलों तक सीमित कर दिया गया है जिनमें पक्षकार विशेष संबंध से संबंधित होते हैं। ये वो क्या कॉन्सेप्ट है, कहां होता है, क्या होता है, देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मानेंगे कि तत्कालीन समय में इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का तर्क हर दुर्घटना में दिया जा सकता था। क्योंकि चालक दल के सदस्य एमएस वैल्यूट में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन पर भी योगदायी उपेक्षा का अभ्यारोपण, इंप्यूटेशन, ये किया गया था। ठीक है, तो ये आपका इंप्यूटेशन चूंकि उन पर हुआ था, इसलिए यह तर्क योगदायी उपेक्षा, ठीक है, का वहां पर दिया जा सकता था, और यह मामला, ठीक है, योगदायी उपेक्षा से संबंधित। इसलिए यह एमएस वैल्यूट जो यात्री यात्रा कर रहे थे, एमएस वैल्यूट की अपेक्षा जो उपेक्षा है, जिसे योगदायी उपेक्षा की श्रेणी में रखा जा सकता है, उस एमएस वैल्यूट की उपेक्षा का अभ्यारोपण यह पैसेंजर्स पर किया जा सकता था तत्कालीन समय में, और इसलिए यह मामला काहे से संबंधित समझा जाएगा? योगदायी उपेक्षा से। और योगदायी उपेक्षा यह नहीं मानी गई। इस मामले में कहा गया कि वो लोग प्रतिकर के अधिकारी हैं, क्यों? अंतिम अवसर ये प्रतिवादियों के पास था दुर्घटना बचाने का। हां, अगर अंतिम अवसर उनके पास ना होता और फिर भी इन्होंने योगदायी उपेक्षा वादी ने बरती होती, तो फिर सामान्य विधि का सामान्य नियम आता, फिर तो किसी प्रतिकर के अधिकारी वादी माने ही नहीं जाते। लेकिन चूंकि अंतिम अवसर सिद्धांत इस मामले में पहली बार इन्वेंट हो गया, तो योगदायी उपेक्षा की जो रिगरनेस थी, उसकी जो कठोरता थी, उसमें कुछ हद तक कमी आई। यानी अब सिर्फ वही मामले योगदायी उपेक्षा के आधार पर निरस्त किए जा सकते थे जिनमें दुर्घटना बचाने का अंतिम अवसर भी वादी के पास था। न सिर्फ वो अपनी सुरक्षा में लापरवाह था, बल्कि दुर्घटना को टालने का अंतिम अवसर भी वादी
इसी के पास था, तो कुछ हद तक योगदायी उपेक्षा की रिगरनेस ये कम हो गई। ठीक है ना। ये अंतिम अवसर के सिद्धांत का विकास इस एमएस वैल्यूट के मामले में हुआ। हालांकि समुद्री दुर्घटनाओं के क्षेत्र में 1911 में ही मैरी टाइम कन्वेंशन एक्ट पारित कर दिया गया और समुद्री दुर्घटनाओं के क्षेत्र में स्थिति यह आ गई थी कि भले ही दोनों दोषी हो, यानी वादी और प्रतिवादी दोनों दोषी हो समुद्री दुर्घटना के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी वादी इसकी जो उपेक्षा है, जिसने दुर्घटना में योगदान दिया, उसकी मात्रा के मुताबिक प्रतिकर की धनराशि में कमी करके शेष धनराशि वादी को प्राप्त होती रहती थी। इसलिए समुद्री दुर्घटनाओं के क्षेत्र में 1911 में ही एक तार्किक स्थिति इसका निर्माण हो गया था। लेकिन फिर भी अंतिम अवसर का यह जो सिद्धांत समुद्री दुर्घटना के क्षेत्र में विकसित हुआ, इसे प्रीवी काउंसिल ने एक ऐसे मामले में लागू कर दिया जो समुद्री दुर्घटना से संबंधित मामला नहीं था, उसमें लागू किया। और प्रीवी काउंसिल क्योंकि जूरी इसके माध्यम से विचारणा करती थी, ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल ने यह मामला जो एमएस वैल्यूट का है, इसमें जो निर्णयाधार है यानी अंतिम अवसर का सिद्धांत, इसको एक ऐसे मामले में लागू किया जो समुद्री दुर्घटना से संबंधित मामला नहीं था। इसमें क्या हुआ था, इसमें बस सड़क पर जा रही थी और एक बिंदु पर बस जैसे ही पहुंची, वैसे गली से एक मोटरसाइकिल सवार नितांत उपेक्षा के साथ ये आया और बस से टकरा गया। इसमें अंतिम अवसर सिद्धांत प्रीवी काउंसिल द्वारा लागू किया गया, लेकिन लागू हो ही नहीं पाया क्योंकि यह पता ही नहीं लग रहा था कि अंतिम अवसर किसके पास। दोनों इतने समकालिक तौर पर दुर्घटना के दोषी थे कि अंतिम अवसर किसके पास ये तय नहीं हो पा रहा, लेकिन अंतिम अवसर लागू नहीं हो पाया, यह एक अलग बात है, यह एक अलग बात है। लेकिन अंतिम अवसर लागू किया तो कोर्ट ने, लागू हो नहीं पाया, ठीक है, यह एक अलग बात है। मान्यता तो मिल गई प्रिंसिपल को, अंतिम अवसर के मुताबिक डिसाइड किया जाए इस मामले को, तथ्य ऐसे निकलकर नहीं आए, लेकिन अंतिम अवसर उन मामलों में लागू कर दिया गया जो समुद्री दुर्घटना से संबंधित मामले नहीं थे, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसने भी यही किया। इसके मतलब यह हुए कि अब योगदायी उपेक्षा के क्षेत्र में अंतिम अवसर सिद्धांत ने मान्यता प्राप्त कर ली हर प्रकार की दुर्घटना के क्षेत्र में। लेकिन यह सिद्धांत भी असफल हो गया उन मामलों में जिनमें वादी और प्रतिवादी दोनों की जो अंशदायी उपेक्षा है वो इतनी समकालिक है कि यह तय नहीं हो पा रहा कि दुर्घटना बचाने का अंतिम अवसर किसके पास था। ठीक है, तब भी वादी भले ही उसकी 20% उपेक्षा थी, 50% उपेक्षा थी, हम कह रहे उसकी 80% उपेक्षा थी, तो 20% प्रतिकर तो उसे मिले। अगर 20% प्रतिकर उसे नहीं मिल रहा तो भी तो अन्याय है। और अंतिम अवसर सिद्धांत यह कह रहा है कि यह पता लगना चाहिए अंतिम अवसर किसके पास था, तब देंगे। अब अंतिम अवसर तय नहीं हो पा रहा। यह भी बहुत कारगर तरीका यह साबित नहीं हुआ योगदायी उपेक्षा के मामलों में न्याय करने का, और तब विधान ने हस्तक्षेप किया और इंग्लैंड में क्या पारित हुआ, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 यह पारित हो गया और एक ठीक स्थिति यह निर्मित कर दी गई। उसकी धारा 1 में कहा कि मामला व्यक्तिगत क्षति से संबंधित हो। व्यक्तिगत क्षति यानी आपको शारीरिक, आपका हाथ टूट गया, खोपड़ी फूट गई, व्यक्तिगत क्षति से संबंधित हो, या आपकी मोटरसाइकिल टूट गई, वो सांपत्तिक क्षति है, व्यक्तिगत सांपत्तिक क्षति, या मृत्यु का हो। अब प्रत्येक संबंध में मृत्यु, यह हम लोग देख चुके हैं।
ठीक है, चाहे मामला मृत्यु का हो और चाहे पर्सनल इंजरी का हो, चाहे मामला उपेक्षा से उद्भूत हुआ हो, सांविधिक कर्तव्य भंग से उद्भूत हुआ हो, स्टैट्यूटरी ड्यूटी उसको डिस्चार्ज करने से मामला उद्भूत हुआ हो, या कोई अन्य प्रकार से अप्रत्यात्मक दायित्व से संबंधित मामला उद्भूत हुआ हो, चाहे जैसे उद्भूत हुआ हो, और चाहे मृत्यु यह हुई हो उस मामले में, और चाहे अन्य व्यक्तिगत क्षति ये हुई हो, कुछ भी हुआ हो, धारा 2 उसकी कहती थी कि वादी को मिलने वाली प्रतिकर की धनराशि में से उतनी धनराशि कम कर दी जाएगी जितनी मात्रा में वादी की योगदायी उपेक्षा होगी। यानी व्यवहारिक तौर से इस प्रकार प्रतिकर की गणना की जाएगी मानो वादी की कोई उपेक्षा है ही नहीं, और फिर यह देखा जाएगा कि दुर्घटना में वादी की उपेक्षा ने कितना योगदान किया और उतनी धनराशि कम करके शेष वादी को दे दी जाएगी। और एक तार्किक परिणति उभर कर आई कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के क्षेत्रों में। हिंदुस्तान में तत्समान विधान यह निर्मित नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि अकृत्य के क्षेत्रों में न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के रूप में हम इंग्लैंड की विधि को भी अपने यहां लागू करते हैं। तो तत्संबंधी विधान हमारे यहां पारित नहीं हुआ है, लेकिन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 ये जो इंग्लैंड का है, इसे इंग्लैंड के कानून के रूप में नहीं, लेकिन न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के रूप में, सामान्य भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ठीक बात के रूप में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ठीक बात किसी की हो मान लेंगे, ठीक बात भले ही मेरी नहीं है, अरे ठीक बात कोई कहे मान लेंगे। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 एक ठीक बात है जो इंग्लैंड के लेजिस्लेचर ने कही है, उसे हमारी लेजिस्लेचर ने मान्यता न भी दी हो। क्या फर्क पड़ता है, ठीक बात तो है, तो हमारे यहां भी उसे ठीक बात के रूप में, यानी न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के रूप में मान्यता मिल गई है। और हमारे यहां भी आज उन मामलों में जिसमें वादी भी योगदायी उपेक्षा का दोषी है, उन मामलों में प्रतिकर की धनराशि कम की जाती है, ना कि पूर्व की तरह वादी का मामला असफल हो जाए, ऐसी दशा नहीं है। आपकी किताबों में मुकदमे नोट है, उदाहरणों से कोई फायदा नहीं। विद्या देवी वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसमें भी वादी की योगदायी उपेक्षा ये मानी गई और वादी की योगदायी उपेक्षा के मुताबिक न्यायालय ने प्रतिकर की धनराशि ये कम की, लेकिन वादी का मामला असफल हो गया हो, ये स्थिति नहीं रही है। अब एक चीज और देख लें कि अगर वादी ने अपनी सुरक्षा में चूक की है, लेकिन उस चूक के कारण जो उसने अपनी सुरक्षा में की उससे दुर्घटना तो घटित नहीं हुई, उससे दुर्घटना घटित नहीं हुई, जो सुरक्षा में चूक वादी ने की है उससे दुर्घटना का कोई संबंध नहीं, लेकिन सुरक्षा की वह चूक दुर्घटना के परिणामों को गंभीर बनाने में सहायक अवश्य सिद्ध हुई है, तो भी वादी को योगदायी उपेक्षा का दोषी ये माना जा सकता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आपने हेलमेट नहीं लगाया, तो हेलमेट ना लगाने से दुर्घटना का कोई ताल्लुक नहीं, दुर्घटना इसलिए नहीं हुई कि आपने हेलमेट नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी दुर्घटना का जो परिणाम है वो हेलमेट न लगाने के परिणाम स्वरूप गंभीर हो सकता है, और अगर हुआ तो प्रतिवादी वादी के द्वारा लाए गए मुकदमे में सफलतापूर्वक योगदायी उपेक्षा का तर्क दे सकेंगे और वादी की धनराशि कम कर दी जाएगी। लेकिन अगर वादी ने अपनी सुरक्षा में जो चूक की उसका कोई संबंध नहीं,
दुर्घटना के परिणाम से भी नहीं है, दुर्घटना के कारण से तो नहीं है, दुर्घटना के परिणाम से भी नहीं है, तो वादी को मिलने वाली प्रतिकर की धनराशि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। जैसे दुर्घटना हुई, उसने हेलमेट नहीं लगाया तो सिर में चोट लगे, और वैसी चोट लगे जो हेलमेट लगाए होने की सूरत में नहीं लगती, तो योगदायी उपेक्षा का तर्क है। अगर चोट टांग में लगी, हाथ में लगी, तो थोड़ा योगदायी उपेक्षा का तर्क है। अर्थात योगदायी उपेक्षा का तर्क तब भी उपलब्ध होगा प्रतिवादी को जबकि वादी ने अपनी सुरक्षा के प्रति चूक करके दुर्घटना के परिणाम और गंभीर बना दिए, जितने गंभीर नहीं होते अगर वो सुरक्षा के प्रति सचेत होता। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि प्रतिवादी को तर्क उपलब्ध होगा, और आपको जितने तर्क उपलब्ध होते हैं अपने दायित्व के शमन हेतु, अपने दायित्व को खत्म करने के लिए, ये आपकी मर्जी है, उन्हें दो न दो, कोई आपके घर थोड़े ही आएगा कहने। इसलिए अगर योगदायी उपेक्षा का तर्क ये उपलब्ध भी है वादी को सॉरी योगदायी उपेक्षा का तर्क वादी को उपलब्ध नहीं होता, वो तो प्रतिवादी का तर्क है। तो योगदायी उपेक्षा का तर्क अगर प्रतिवादी को उपलब्ध भी है लेकिन वह देता ही नहीं, तो वादी की योगदायी उपेक्षा होते हुए भी प्रतिकर की धनराशि में कोई कमी नहीं की जाएगी, यानी तर्क देना होगा। अब जो हमें देखना है, क्या वादी ऐसे लोगों की उपेक्षा का दोषी यह भी ठीक है ठहराया जा सकता है, ठीक है, जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है। अर्थात क्या वादी दूसरों की योगदायी उपेक्षा उसके लिए उत्तरदायी ठहराकर प्रतिवादी के द्वारा ठीक है कब प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी यह निर्णित करवाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। सामान्य तौर पर वादी जब स्वयं अपनी सुरक्षा में चूक करेगा तभी उसे योगदायी उपेक्षा का दोषी यह माना जाएगा और उसकी प्रतिकर की धनराशि में कमी की जाएगी। सामान्य नियम यह, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, इसका एक अपवाद भी है। वादी दूसरों के द्वारा जो योगदायी उपेक्षा दुर्घटना या दुर्घटना के परिणामों को अधिक गंभीर बनाने में ठीक है कारित की गई है, दूसरों की योगदायी उपेक्षा, उसके लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। वादी दूसरों की योगदायी उपेक्षा उसका दोषी ठीक है उसका शिकार, दोषी तो न कहें क्योंकि वो तो दूसरों की योगदायी उपेक्षा है। वादी दूसरों की योगदायी उपेक्षा का शिकार होकर भी प्रतिकर की संपूर्ण धनराशि प्राप्त करने में असफल यह भी हो सकता है। और बस इसी स्थिति को जब वादी स्वयं योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं है बल्कि उस पर किसी अन्य की योगदायी उपेक्षा का आरोपण किया जा रहा है, इंप्यूटेशन किया जा रहा है, इसी को इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या अध्यारोपित योगदायी उपेक्षा यह कहा जाता है। और ऐसा केवल तब होगा जब वादी पर उस व्यक्ति की योगदायी उपेक्षा का आरोप लगाया जाता है, इंप्यूटेशन किया जाता है, जो व्यक्ति वादी के लिए प्रतिनिधिक तौर पर अप्रतिविधि में दायी हो सकता है। अर्थात अगर वादी किसी का कर्मचारी है और योगदायी उपेक्षा उसके नियोजक की है, दुर्घटना का शिकार वादी हुआ, वादी की कोई योगदायी उपेक्षा नहीं, उसके नियोजक की है, दुर्घटना का शिकार वादी हुआ है, तो भी प्रतिवादी उसके नियोजक की योगदायी उपेक्षा उस पर अध्यारोपित कर सकेगा।
और वादी को मिलने वाली धनराशि में कमी की जाएगी। लेकिन अध्यारोपित या इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का तर्क केवल तब दिया जा सकता है जबकि वह योगदायी उपेक्षा जिसका अध्यारोपण वादी पर करने का प्रश्न यह हुआ है वह ऐसे व्यक्ति की है जो व्यक्ति वादी के लिए प्रतिनिधिक रूप से दायी हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रतिनिधिक दायित्व मालिक का अभिकर्ता के प्रति है, ठीक है ना, स्वामी का सेवक के प्रति है। यानी स्वामी और मालिक इनके द्वारा अगर कोई योगदायी उपेक्षा की गई है तो उस योगदायी उपेक्षा का इंप्यूटेशन वादी पर हो सकता है और इसमें इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के आधार पर वादी को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि ये कम हो सकती है, अन्य किसी भी मामले में नहीं। इसीलिए एमएस वैल्यू उठना, ठीक है। हां यह जरूर है कि पहले सारे मामलों में, ठीक है, वादी पर योगदायी उपेक्षा का अध्यारोपित योगदायी उपेक्षा ये आरोपित की जा सकती थी और इस तब अन्याय हो सकता था। आप एमएस वैल्यूट में जैसा हुआ, भाई आप शिप में बैठे, आपकी क्या गलती है? एमएस वैल्यूट वो भी नेग्लिजेंटली चलाया जा रहा है और रेड स्टॉक वो भी नेग्लिजेंटली चलाया जा रहा है, चोट आपको आ रही है। भाई चोट तो आपको आई है, अब यह कहा जाए तुम एमएस वैल्यूट में बैठे ही क्यों? इसलिए एमएस वैल्यूट का चालक दल अगर नेग्लिजेंटली चला रहा है व्हीकल तो तुम भी दायी होगे। ये तो अन्यायपूर्ण स्थिति है। इसीलिए जो इंप्यूटेड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है उसका तर्क केवल 2 मामलों तक सीमित कर दिया गया है कि वादी ऐसे व्यक्ति की अध्यारोपित योगदायी उपेक्षा का शिकार यह बनाया जाएगा जो व्यक्ति उसके लिए प्रतिनिधिक तौर पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और यह मामला न्यायपूर्ण है कि भाई जब आपके अकृत्य के लिए वो प्रतिनिधिक रूप से दायी हो सकता है तो उसके द्वारा जो योगदायी उपेक्षा बरती गई उसका अध्यारोपण भाई तुम पर क्यों ना होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और, वादी निस्संदेह अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह था, लेकिन दुर्घटना वादी की लापरवाही के परिणाम स्वरूप नहीं हुई, वो 100% प्रतिवादी के उपेक्षापूर्ण कृत्य से हुई है। वादी की मोटरसाइकिल खराब थी, हेडलाइट, वो सड़क पर जा रहा था, ब्रेक भी ठीक नहीं थे, दोनों गड़बड़ है, गड्ढा तुमने खोद रखा था। वादी के हेडलाइट और ब्रेक ठीक भी होते तो भी गड्ढा ऐसी जगह पर था जहां से होकर निकलने में वादी के उस गड्ढे में गिर जाने की संभावना, वादी नहीं किसी के भी उस गड्ढे में गिरकर घायल हो जाने की संभावना थी, तो तुम उपेक्षा के दोषी हो। और निस्संदेह वादी भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार का दोषी है, लेकिन दुर्घटना वादी के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से नहीं हुई है, वो तुम्हारे उपेक्षापूर्ण व्यवहार से हुई है। इसलिए यहां पर वादी की योगदायी उपेक्षा का तर्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वादी की योगदायी उपेक्षा नहीं। और एक चीज खूब समझ लें, बच्चे ये भी योगदायी उपेक्षा के दोषी माने जा सकते हैं। अगर बच्चा, क्योंकि अकृत्य की विधि में बच्चा वादी भी हो सकता है, अर्थात अकृत्य से पीड़ित यह भी हो सकता है, और बच्चा अकृत्य कर्ता अर्थात प्रतिवादी यह भी हो सकता है। तो योगदायी उपेक्षा का तर्क बच्चों के विरुद्ध भी दिया जा सकता है। यदि बच्चे अकृत्य की विधि में वादी के तौर पर प्रतिकर मानने आए तो उनके विरुद्ध भी योगदायी उपेक्षा का तर्क सफलतापूर्वक यह दिया जाएगा। देखा सिर्फ इतना जाएगा कि क्या बच्चे की उम्र और बच्चे की बुद्धिमत्ता इस स्तर की है
कि प्रश्नगत दुर्घटना में उसे उपेक्षा का दोषी माना जा सके। जैसे 7 वर्ष की बालिका, यह वादी के तौर पर न्यायालय के समक्ष, दुर्घटना यह रेल से हुई है जब वह उपेक्षापूर्ण ढंग से पटरियों को पार कर रही थी, उम्र 7 वर्ष। न्यायालय ने उसे योगदायी उपेक्षा का दोषी माना। न्यायालय ने कहा कि 7 वर्ष के बच्चे को भी यह पता होता है कि पटरियों को खतरनाक ढंग से पार नहीं किया जाना चाहिए, देखना चाहिए ट्रेन आ रही नहीं आ रही, और अगर 7 वर्ष की उम्र भी है तो यह पर्याप्त उम्र है इस प्रकार के खतरे की जानकारी के लिए। लेकिन दूसरे मामले में 7 वर्ष के बच्चा जो मोटर दुर्घटना में सड़क पर हुई मोटर दुर्घटना में घायल हुआ है, उसे योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं माना। कहा कि बच्चा ट्रैफिक रूल जानने में असमर्थ होता है। यानी बच्चे की उम्र और बुद्धिमत्ता, इसे ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत दुर्घटना, ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा और फिर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि बच्चा योगदायी उपेक्षा का दोषी हो सकता है या नहीं। लेकिन यह कहना गलत है कि बच्चा योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं हो सकता। एक बात और समझ लेंगे, वादी योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जाएगा यद्यपि उसने स्वयं को खतरे में स्वयं डाला है, उसने खतरे में अपने आप को स्वयं डाला है, इसके बाद भी वो योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जाएगा। उस दशा में जबकि प्रतिवादी के कार्यों से ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा हुई है जिसमें वादी नैतिक रूप से चुपचाप खड़े रहना, अपने पौरुष और अपने पुरुषार्थ की तौहीन समझता है, इंसल्ट समझता है। आपने गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी है चालू हालत में कि एक बच्चा आया, उसने एक्सीलेटर ले लिया, गाड़ी भाग पड़ी, पड़ोस में खड़ा वादी उसने स्वयं अपने आप हस्तक्षेप किया और अपने को चोटिल कर लिया। आप कहो अगर वो अपने स्थान पर खड़ा रहता तो चोटिल होते ही नहीं, बच्चे को चोट लगती, वो अगर प्रतिकर मांगता हम दे देते, चोट तो तुम्हें लगी और तुम अपने आप पे लगे जाके, तुम्हें किसी ने बुलाया तो नहीं, तो तुम्हें हम काहे को दें। आपका यह तर्क बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अपकृत्य विधि काहे की मानवता की विधि है, यह नैतिकता की विधि है, यह न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। और मानव जीवन विधि इसका आदर करती है। वो जीवन किसी का भी हो, मानव है कौन जो दूसरे के जीवन का आदर करे, उससे उसका कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि आदमी उसी की रक्षा करने को तत्पर हो जिससे उसका कोई संबंध हो, जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो उसके लिए भी अपने प्राणों की बाजी ये लगा देता है। तो इससे आपका दोष कम नहीं हो जाता। अर्थात एक लाइन में बोले तो जो रक्षण मामले हैं उनमें भी योगदायी उपेक्षा का तर्क उपलब्ध नहीं है। आप योगदायी उपेक्षा का तर्क नहीं दे सकते, यद्यपि वादी ने स्वयं अपने आप अपने को खतरनाक स्थिति में डाल लिया है, इसके बाद भी प्रतिवादी योगदायी उपेक्षा का तर्क नहीं दे पाएगा। और तीसरी दशा कि अगर आपने स्वयं प्रतिवादी के तौर पर ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा की है जिसमें वादी के सामने 2 विकल्प आ गए। एक विकल्प ऐसा है कि वह चुनाव करता है और नुकसान उठा जाता है, विकल्प उसके सामने दूसरा भी था और जिन्होंने उस दूसरे विकल्प का चुनाव किया उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, या स्वयं वादी भी अगर दूसरे विकल्प का चुनाव करता तो हो सकता है उसे कोई नुकसान ना होता।
लेकिन उसने पहले का चुनाव किया है, इसलिए उसे नुकसान हो गया। तो आपको यह कहने की अनुमति नहीं मिलेगी कि चूंकि वादी ने जल्दबाजी की पहला विकल्प चुनने में, यदि वो दूसरा विकल्प चुनता तो उसे नुकसान नहीं होता। इसलिए चूंकि उसने पहला विकल्प स्वयं चुना, इसलिए वह योगदायी उपेक्षा का दोषी है और उसके प्रतिकर की धनराशि कम कर दी जाए। यह तर्क इस मामले में उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इट इज यू हु हैज पुट टू अल्टरनेट बिफोर द प्लेंटिफ। ये आप हैं, आपने ऐसी स्थिति पैदा की, आपने गड्ढा खोद दिया, एक संकरा रास्ता छोड़ दिया, एक तंग रास्ता। उस तंग रास्ते पर से निकले, गड्ढे में गिरने का भी खतरा और हो सकता निकल भी जाए। ठीक है, अब अगर ना निकले उस रास्ते से तो नहीं गिरेंगे। हमने निकलने का विकल्प चुना, गिरे, चोट लग गई। आप कहीं मत निकलते। अरे तुमने गड्ढा क्यों खोदा, तुमने संकरा रास्ता क्यों छोड़ा? आपने दो विकल्प पैदा किए। हां, अगर जिस विकल्प का चुनाव वादी ने किया, उन परिस्थितियों में उस विकल्प का चुनना, उन परिस्थितियों में उस विकल्प का चुना जाना एक युक्ति संगत मनुष्य की जो व्यवहारिक बुद्धि है उसके खिलाफ है। यानी कोई युक्ति संगत मनुष्य उस विकल्प का चुनाव उन परिस्थितियों में कभी नहीं करेगा। अगर यह स्थिति हो तो डेफिनेटली प्रतिवादी इन दशाओं में योगदायी उपेक्षा का तर्क देने में सफल हो जाएगा, अन्यथा ऐसी दशाओं में योगदायी उपेक्षा का तर्क उपलब्ध नहीं रहेगा प्रतिवादी के लिए। तो योगदायी उपेक्षा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेकर आज तक जो रही है वो आपके सामने रख दी गई। अब एक बात समझ लेंगे कि अगर विधान ने, कानून ने किसी काम को करने के लिए वादी को अधिकृत किया है और ठीक है, सॉरी, अगर कानून ने किसी काम को करने के लिए प्रतिवादी को अधिकृत किया है, क्योंकि अब प्रत्यय में दायित्व किसका होगा? प्रतिवादी का। हम तो प्रतिवादी के दायित्व के विषय पर चिंता कर रहे हैं, और प्रतिवादी उसी काम को कर रहा था जिस काम को करने के लिए विधान ने उसे अधिकृत किया, और वादी को क्षति हुई है। क्या तब भी प्रतिवादी दायित्व के अधीन लाया जा सकता है? क्या प्रतिवादी की बात मान्य नहीं होगी कि आई एम डिस्चार्जिंग दैट ड्यूटी विच वॉज इम्पोज्ड ऑन मी बाय स्टैट्यूट, दैट इज वाई आई हैव नॉट, ठीक है, डन दैट पर्टिकुलर एक्ट वॉलंटरली, आई वॉज कंपेल्ड to do that act by statute. I am discharging my liability, my statutory liability. क्या प्रतिवादी को यह कहने की अनुमति नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। उन दशाओं में भी प्रतिवादी दायित्व के अधीन हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे होगा। अगर प्रतिवादी विधान द्वारा अधिकृत काम ये कर रहा है और वादी को नुकसान होता है, तो प्रतिवादी को यह साबित करना होगा कि विधान द्वारा अधिकृत काम इस प्रकार किया ही नहीं जा सकता था कि वादी को उस प्रकार की क्षति न होती जिस प्रकार की क्षति उसे हुई है। अगर प्रतिवादी यह साबित करने में सफल होता है, यानी अन्य कोई रास्ता था ही नहीं उस काम को करने का, ठीक है, जिस काम को करने के लिए विधान ने अधिकृत किया था, सिवाय उस तरीके के जिस तरीके का प्रयोग करने पर वादी को क्षति हुई है, कि अगर प्रतिवादी यह साबित करने में सफल नहीं होता तो यह मानकर कि विधानों
के द्वारा अगर किसी को कोई कर्तव्य दिया गया है तो इसलिए नहीं दिया गया है कि जनता को क्षति पहुंचाकर आप उस कर्तव्य का निर्वहन करें। अगर विधान ने किसी पर कोई काम करने का कर्तव्य रखा है तो विधान यह चाहता है कि उस काम को सुरक्षित ढंग से किया जाए, अर्थात इस प्रकार किया जाए कि किसी को कोई नुकसान न हो। और अगर आपने उस काम को किया है और उससे नुकसान हुआ है तो आप साबित करें कि उस काम को उस तरीके से करने के अलावा अन्य कोई तरीका था ही नहीं। और अगर वादी यह साबित कर देता कि उस काम को ऐसे सुरक्षित ढंग से भी किया जा सकता था जिससे उसे नुकसान न होता, तो प्रतिवादी इस तथ्य के बावजूद कि वह विधान द्वारा अधिकृत काम कर रहा था अकृत्यमेय दायित्व के अधीन होगा। अच्छा, विधान ने किसी सेफ्टी मेजर को ठीक है लेने के लिए ठीक है यह कहा था कि कोई सेफ्टी मेजर लिया जाए, वो नहीं लिया गया। दुर्घटना इस कारण हुई है। एक दुर्घटना किस कारण हो सकती? आपने लापरवाही से काम किया। इनको डॉक्यूमेंट आप हटा रहे थे, जेसीबी लगाई, एकदम चला दी, पूरा घर उसका हिल गया, जबकि आपको सिर्फ एक दीवार गिरानी थी, आप आराम से गिरा सकते थे। आपने लापरवाही काम किया इस वजह से, तो बात खत्म हो गई। अगर विधान द्वारा टेस्ट यह होगा कि विधान द्वारा अधिकृत काम सुरक्षित ढंग से किया जा सकता था या नहीं, अगर यह साबित हुआ किया जा सकता था, आप दायित्व क्या दें। विधान ने यह कहा है कि बिजली के खंभे पर चढ़ेंगे तो ग्लव्स होने चाहिए। चूक की है आपने विधान द्वारा अधिकृत काम को करने में, ठीक है। विधान द्वारा अधिकृत काम करने में चूक की मीनिंग दे रहा है, विधान द्वारा अधिकृत काम विधान द्वारा अधिकृत प्रकार से करने में चूक की है और इस वजह से दुर्घटना हुई। क्या अकृत्य में दायित्व होगा? इस विषय पर यह देखा जाएगा कि जो सेफ्टी मेजर रखा गया था विधान में, वो क्यों रखा गया था। अगर सेफ्टी मेजर इसलिए ही रखा गया था कि विधान द्वारा अधिकृत काम को करने में दुर्घटना न हो, और आपने सेफ्टी मेजर नहीं लिया और दुर्घटना हुई, तो दायित्व होगा, ठीक है। और सेफ्टी मेजर इसलिए नहीं लिया गया था, ठीक है, जो रखा गया था सेफ्टी मेजर इसलिए नहीं रखा गया कि दुर्घटना ना हो, बल्कि सेफ्टी मेजर इसलिए रखा गया था कि काम को करने वाला सुरक्षित रहे, या अन्य किसी उद्देश्य से सेफ्टी मेजर रखा गया था और सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया और दुर्घटना हुई। तब दो स्थितियां होंगी। या तो विधान खुद कहे कि सेफ्टी मेजर न लिए जाने की दशा में, भले ही सेफ्टी मेजर न लिए जाने का कोई संबंध दुर्घटना से न हो, लेकिन फिर भी प्रतिकर के लिए मुकदमा आएगा तो आएगा, ठीक है, तो प्रतिकर के लिए मुकदमा आएगा। और अगर विधान में कुछ नहीं लिखा है और साबित यह होता है कि सेफ्टी मेजर इसलिए रखा गया था ताकि, ठीक है, दुर्घटना न हो, यह स्थिति नहीं, मतलब दुर्घटना को बचाने के लिए सेफ्टी मेजर यह विधान में नहीं रखा गया था, बल्कि अन्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सेफ्टी मेजर रखा गया था, और सेफ्टी मेजर न लिए जाने की दशा में वाद लाने का व्यक्त अधिकार अधिनियम में नहीं है, तो फिर आपको वाद लाने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। हां, अगर सेफ्टी मेजर इसीलिए रखा गया कि दुर्घटना ना हो और सेफ्टी मेजर लेने में चूक की गई और दुर्घटना हुई, तो फिर अगर अधिनियम में व्यक्त रूप से दिया गया है वाद लाने का अधिकार, तब तो होगा ही होगा, और नहीं भी दिया गया तो भी होगा। अब सवाल यह है कि स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, इसको डिस्चार्ज कर रहा था प्रतिवादी, दुर्घटना हुई, तो वादी को कौन सा अनुतोष मिलेगा?
ठीक है, क्योंकि अपकृत्य में जो अनुतोष है क्या है? प्रतिकर का दिया जाना, यही अनुतोष है। प्रतिकर दिया जाना यही अनुतोष है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं। अब स्टेट्यूट द्वारा अधिकृत काम किया जा रहा था, दुर्घटना हुई, तो क्या वादी उसी अनुतोष को प्राप्त करेगा जो परंपरागत रूप से अपकृत्य की विधि में मिलता है, अर्थात प्रतिकर ये प्राप्त करेगा, या अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करेगा? इस विषय पर स्वयं अधिनियम को देखा जाएगा। अगर अधिनियम में अनुतोष कोई नहीं दिया और वाद लाने का अधिकार दिया है, यह नहीं दिया कि मुकदमा लाने पर कौन सा अनुतोष मिलेगा, यानी प्रतिकर मिलेगा, दंड मिलेगा, क्या मिलेगा, यह नहीं दिया है, केवल वाद लाने का अधिकार, तो सामान्य विधि अनुतोष अर्थात प्रतिकर यह दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिकर अगर जिस संविधि के अंतर्गत, जिस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत काम को करने में दुर्घटना हुई है उसमें, ठीक है, कोई अनुतोष दिया गया है, यह स्वीकार करते हुए कि दुर्घटना हो जाए तो यह अनुतोष भी दिया जा सकता है, और यह नहीं लिखा कि सामान्य विधि अनुतोष नहीं दिया जाएगा, तो दोनों अनुतोषों में से कोई वादी जो चाहे वो दिया जा सकेगा। दायित्व को स्वीकार किया जाएगा, दुर्घटना हो तो अनुतोष दिया जाएगा, ठीक है, और ये अनुतोष दिया जाएगा। ठीक है, तो वादी दोनों को। अब तीसरे प्रकार की स्थिति हो सकती है कि विधान ये कहे कि यह अनुतोष दिया जाएगा और इस प्रकार दिया जाएगा, जैसे वो कहे कि आपराधिक अभियोजन चलाया जाएगा, अगर इंस्टीट्यूट द्वारा इंपोज लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने में प्रतिवादी के द्वारा उपेक्षा की गई तो प्रतिवादी का आपराधिक अभियोजन किया जाएगा और उसे दंड मिलेगा, और प्रतिवादी उसी काम को कर रहा था जिसे करने का दायित्व संविधि ने उस पर रखा और उपेक्षा का दोषी हो गया। तो क्या सामान्य विधि अनुतोष अर्थात प्रतिकर ये नहीं मिल सकता? ये एक सवाल बचता है, ठीक है ना। तो इस दशा में दो बातें होंगी, यह देखा जाएगा कि इंस्टीट्यूट ने डिफेंडेंट पर जो लायबिलिटी रखी है क्या किसी के संरक्षण के लिए रखी थी, और अगर यह पाया गया कि जनता के विशेष वर्ग के संरक्षण के लिए वो लायबिलिटी रखी गई थी प्रतिवादी पर, और इंस्टीट्यूट में नो डाउट यह लिखा है कि अगर इस लायबिलिटी को भंग किया प्रतिवादी ने तो उसका आपराधिक अभियोजन भी होगा, सजा भी मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ सजा दी जाए तो संरक्षण का वह उद्देश्य है जिसके लिए विधान में सजा का प्रावधान किया गया है वह असफल सा होता दिखाई देता है। तो भले ही इंस्टीट्यूट में यह न भी लिखा हो कि प्रतिकर दिया जा सकता है तो भी प्रतिकर दिया जा सकता है, जैसा लेबर लॉज में होता है, जैसे कारखाना अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट है, उसमें उन्होंने रखा कि खतरनाक मशीनरी आप उसके चारों ओर फेंसिंग करेंगे, कारखाना मालिकों ने नहीं की, मजदूर को चोट लग गई, उस एक्ट में यह लिखा है कि अगर फेंसिंग नहीं की तो 3 महीने का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना। लेकिन अधिनियम स्वयं में यह बताता है कि इसके बाद भी उस गरीब को क्या मिला जिसके संरक्षण के लिए उपबंध बनाया गया। भाई सजा क्यों? ताकि 100% संरक्षण हो, कारखाना मालिक अपने दायित्व से बचे नहीं, क्योंकि जेल से सबको डर लगता है। यहां सजा देने का जो विचार है वो संरक्षण को और प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से है। इसलिए भले ही इस अधिनियम में यह न भी लिखा हो कि प्रतिकर दिया जाएगा, फिर भी सांविधिक कर्तव्य भंग से प्रतिकर मिलेगा। और व्यक्ति रूप तो लिखा तब तो कोई बात ही नहीं, अगर दोनों बातें लिखी तब तो कोई बात ही नहीं, न भी लिखा है। लेकिन अगर यह साबित हुआ कि अधिनियम में जो भिन्न प्रकार का अनुतोष सांविधिक कर्तव्य के भंग पर लिखा हुआ है वो सिर्फ जनता के विशेष वर्ग को संरक्षण देने के
ठीक है, प्रयोजन को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए है, तो फिर सामान्य विधि अनुतोष भी मिलेगा, प्रतिकर भी मिलेगा। प्रतिवादी, ये सांविधिक कर्तव्य भंग, इससे उत्पन्न दायित्व से अपने को बचा कैसे सकता है? प्रतिवादी ऐसे बचा सकता है कि सांविधिक कर्तव्य भंग से जिन लोगों को नुकसान हो जाने की आशा है, संभावना है, उन लोगों को दुर्घटना के प्रति सचेत करके अपने इस सांविधिक कर्तव्य भंग से उत्पन्न दायित्व से स्वयं की रक्षा ये कर सकता है। जैसे वो लेबर्स में ये डिक्लेयर करवा सकता है कि भाई वहां कोई जाए तो जरा सुरक्षा से जाए, वहां बिजली के तार हैं या वहां मशीन खतरनाक है, और अगर वो ये साबित कर देता है कि उसमें सांविधिक कर्तव्य भंग को अत्यंत सुरक्षित ढंग से अर्थात दुर्घटना को टालने के जितने प्रयास हो सकते थे सबके साथ किया, तो फिर सांविधिक कर्तव्य भंग से जो प्रतिवादी का दायित्व है उससे उसे भारित नहीं किया जाएगा। तो सांविधिक कर्तव्य भंग के लिए भी उपेक्षा में दायित्व हो सकता है। अब उपेक्षा में सिर्फ 2 टॉपिक बचे। बर्डन ऑफ प्रूफ, ये किस पर होगा उपेक्षा की कार्यवाही में, वादी पर, प्रतिवादी पर, या क्या कभी ये बदल जाएगा? ये एक बात। दूसरा, स्वामी सेवक के प्रति उपेक्षा के लिए कब दायी होगा? सेवक के लिए वो प्रातिनिधिक रूप से तो दायी होता है, तब उसकी कोई उपेक्षा नहीं, तो सेवक की उपेक्षा होती है, उसके लिए वो दायी ठहराया जाता है। ठीक है, अब हम जिस बात का अध्ययन करेंगे वो ये कि वो सेवक के प्रति उपेक्षा का दोषी कब हो सकता है। ये 2 टॉपिक बचे जिन पर हम लोग कल बात कर लेंगे, और उपेक्षा खत्म हो जाएगा। और उपेक्षा के खत्म होते ही अप्रत्यय भी खत्म सा हो जाता है, खत्म नहीं बल्कि खत्म सा हो जाता है। देखिए